हेलो एवरीवन, मैं अजीत आप सभी का एक और नए यूट्यूब चैनल आंसू कंसेप्ट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, जो भी कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। तो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 10वीं और 12वीं की तैयारी करते हैं तो आज ही इस चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए और पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का एकदम बिल्कुल तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लास 12th का बायो का पहला चैप्टर जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं दोस्तों कि बोर्ड परीक्षा 2023 में केवल एक प्रश्न पत्र के नए पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चंस आधारित हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जो पेपर होगा टोटल 3 घंटे 15 मिनट का होगा दोस्तों, जिसमें आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है और शेष यहाँ पे 3 घंटे का जो समय होता है उसमें आप लोगों को टोटल इन क्वेश्चनों को करना होता है। इसके लिए आप लोगों को टोटल 70 अंक यहाँ पे प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो दोस्तों हमारा उद्देश्य यही है कि पहले बच्चों को क्या किया जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी करवाया जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कम टाइम में हम लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों को करेंगे। इसी में हम लोग कवरेज करेंगे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं बायो का पहला चैप्टर जीवों में जनन। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलेंगे दोस्त, हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बरगद के पादप की औसत आयु क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 200 वर्ष। बरगद की जो पादप की औसत आयु होती है दोस्तों 200 वर्ष होती है। ठीक है दोस्त, इसी से रिलेटेड दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, मैं सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए आप लोगों से क्या पूछ सकता है, देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि हाथी की जो औसत आयु होती है यानी जीवन काल होता है कितने वर्ष का होता है, तो इसका होता है 75 वर्ष का। पूछ सकता है आपसे कुत्ते का होता है दोस्तों 15 से 16 वर्ष। तितली का होता है 1 से 2 सप्ताह। कौवा का होता है दोस्तों 15 से 16 वर्ष का। गाय का जो होता है दोस्तों आप लोगों से 26 से 27 वर्ष का होता है। तोता का होता है दोस्तों 140 वर्ष का। मगरमच्छ का होता है 60 वर्ष का। घोड़ा का होता है 50 वर्ष का। ड्रोसोफिला जो होता है दोस्तों 30 वर्ष का होता है इसका जीवन काल। कछुआ का आप लोगों से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कछुआ का जीवन काल कितना होता है, आपसे पूछ सकता है। तो कछुआ का जीवन काल दोस्तों 200 से 250 वर्षों के यहाँ पे बीच में देखने को मिलता है। जो धान का होता है दोस्तों 3 से 4 महीने का होता है। गेहूं का होता है 4 से 4.5 महीने का। गुलाब का जो पौधा होता है उसका जीवन काल कितना होता है 5 से 7 वर्ष होता है। केला का 25 वर्ष हो जाता है। बरगद का भी आप लोग डिस्कशन किए हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 200 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पीपल के पेड़ का जो होता है उसका जीवन काल कितना होता है। तो ये दोस्तों आप लोगों का होता है 2000 वर्ष टोटल। ठीक है दोस्त, इसका जीवन काल सबसे यहाँ पे अधिक देखने को मिलता है। पीपल के जो वृक्ष होता है इसका जीवन काल 2000 वर्ष होता है दोस्तों। ठीक है दोस्त, तो इससे इन्हीं में से आप लोगों से कोई ना कोई आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि पैरामीशियम में गुरु केंद्रक में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो दोस्तों अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जो पैरामीशियम का गुरु केंद्र होता है उसमें होता है असूत्री विभाजन। क्या होता है? असूत्री विभाजन। और इसी का एक होता है आप लोगों का लघु केंद्रक। क्या होता है? लघु केंद्रक। इसमें जो होता है दोस्तों आप लोगों का समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है दोस्त, तो आप लोगों को ये दोनों बातें याद रखनी है।
चलेंगे दोस्त अगले प्रश्न पे हम लोग। कह रहे कि प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति को हम लोग संततिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है उत्पन्न संततियाँ? तो ये आप लोगों का कहलाती है दोस्तों आप लोगों का मीरोजोइड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो जितने भी प्लाज्मोडियम में विखंडी जनन के फलस्वरूप संततियाँ उत्पन्न होती है उनको हम लोग मीरोजोइड्स का निर्माण होता है, चाहे मीरोजोइड्स हम लोग कहते हैं। जब यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुविखंडन युग्मक पुट्टी में होता है तो यह क्या कहलाता है? बीजाणु भवन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, देखेंगे कि बाह्य मुकुलन किस में होता है दोस्तों। बाह्य मुकुलन किस में होता है दोस्तों? ये आप लोगों से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना दोस्तों। आप लोगों से पूछा जाएगा कि बाह्य मुकुलन किस में होता है, मुकुलन क्या होता है, हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पे जो मुकुलन होता है दोस्तों ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, यानी ए और सी में। यहाँ पे आप लोगों का सी यहाँ पे रहना चाहिए, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जो बाह्य मुकुलन होता है दोस्तों किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, ये दोनों में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे कि बहुकशाभिका चल बीजाणु किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आप लोग का दोस्तों हम लोग का ये उडोगोनियम में। ठीक है, उडोगोनियम में पाया जाता है। तो जो चल बीजाणु में कसाब पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? कसाब पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से वे चल पाते हैं या तैर पाते हैं दोस्तों। उडोगोनियम में बहुकशाभिक चल बीजाणु पाए जाते हैं, इस बात को आप लोग को याद रखना है दोस्तों। चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग। निम्न में से किसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों आप लोगों का बाउचेरिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि हिप्नोस्पोर मोटी भित्ति युक्त चल बीजाणु हैं। क्या है? मोटी भित्ति युक्त ये चल बीजाणु हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। बाउचेरिया में हिप्नोस्पोर्स का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछा गया है आप लोगों से कि यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, यूरिडोस्पोर्स का निर्माण कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी हो जाएगा, कोनिडियोफोर पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, कोनिडियोफोर पर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्त। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा है कि एल्बीजिया में कायिक प्रवर्धन किस प्रकार की जड़ों द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन है पहला मांसल जड़ों द्वारा, अपस्थानिक जड़ों द्वारा, फिर से मसूला जड़ों द्वारा, फिर से झकड़ा जड़ों द्वारा। तो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों का सी करेक्ट है, मूसला जड़ों द्वारा। ठीक है, मूसला जड़ों पर ये उपस्थित अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा ये होता है दोस्त। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, किस में होता है? तो जड़ों द्वारा आप लोग का कायिक प्रवर्धन किस में होता है दोस्त? आप लोग का होता है ये डहेलिया में। क्या होता है? डहेलिया में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। केले में कायिक जनन होता है, केले में कायिक जनन होता है, तो ये दोस्तों होता है प्रकंद भाग से। क्या होता है? प्रकंद भाग से। प्रकंद मुख्य भूमिगत तना होता है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु भोजन संग्रहण होता है। ठीक है, इन पर उपस्थित कलिकाएं नया पादप बनाती हैं। उदाहरण जैसे केला हो गया, अदरक हो गया, ये इत्यादि होते हैं सब दोस्तों। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे हम लोग। देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों अगला प्रश्न है कि भूमिगत तने का वह रूपांतरण जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं दोस्तों घनकंद। क्या कहते हैं? घनकंद। घनकंद भूमिगत तने का एक रूपांतरण है जो भूमि में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करता है। ऊर्ध्व का मतलब दोस्तों ये सीधा ऐसे होता है। क्या होता है? ऊर्ध्व। ठीक है,
चलेंगे अगला प्रश्न पे। कह रहे कि निम्न में से किसमें अंतः भूस्तरी द्वारा कायिक जनन होता है। निम्न में से किसमें अंतः भूस्तरी द्वारा कायिक जनन होता है। खट्टी बुट्टी, सेंटेला, पुदीना या स्ट्रॉबेरी। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी हो जाएगा दोस्तों। पुदीना में होता है। क्या होता है? पुदीना के कायिक जनन अंतः भूस्तरी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगला प्रश्न पे। देखेंगे कि अजूबा में कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों। तो अजूबा में कायिक प्रवर्धन होता है दोस्तों पत्तियों द्वारा। किस में होता है? पत्तियों के द्वारा इनमें होता है अजूबा में कायिक प्रवर्धन। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कि ऐसा कायिक जनन जिसमें पूछ रहा है कि ऐसा कायिक जनन जिसमें नए पादप पत्ती के अविच्छिन्न शीर्ष पर विकसित होते हैं पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों आप लोग का क्राइजेंथेमम में। क्या पाया जाता है? क्राइजेंथेमम में पाया जाता है। तो अगला प्रश्न पे हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे कि पूछा है कि आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धनों का ठीक क्रम यहाँ पे आपसे पूछा गया है दोस्तों। ये आप लोगों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सारे जितने भी हम लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं उसका एक ये मास्टर क्वेश्चन है दोस्तों। देखेंगे आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफिल्लम तथा जलकुंभी में पाए जाने वाले कायिक प्रवर्धनों का ठीक क्रम है। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखेंगे कि आँख के द्वारा आप लोग का आलू बन जाता है और प्रकंद के द्वारा अदरक बन जाता है। ठीक है। और बुलबुल के द्वारा आप लोग का अगेव बनता है और पर्ण के द्वारा ब्रायोफिल्लम बनता है एवं भूस्तरी के द्वारा क्या होता है? जलकुंभी होता है। ठीक है। तो आप लोग देखेंगे आलू से आँख हो रहा है, अगेव से बुलबुल हो रहा है, जलकुंभी से भूस्तरिका हो रहा है, अदरक से प्रकंद हो रहा है, ब्रायोफिल्लम से पर्णकलिका के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे दोस्त। हम लोग देखेंगे कि यूट्रिकुलेरिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ये दोस्तों आप लोग का होता है टूरियंस के द्वारा। टूरियंस यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि रोडोडेंड्रॉन के प्रवर्धन हेतु कौन सी दाब विधि प्रयोग की जाती है। तो ये आप लोग को की जाती है दोस्तों ड्राप दाब। ठीक है। ड्राप दाब यहाँ पे आप लोग का डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाए। ड्राप दाब यहाँ पे करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है। चले अगला प्रश्न पे कह रहा है कि रोपण के दौरान जिस पादप के मूल तंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो इस दोस्तों आप लोगों का राइट आंसर आप लोगों का स्कंद कहलाता है। ठीक है। स्कंद यहाँ पे आप लोगों का यानी हम लोग स्टोक इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग दोस्त चलते हैं कि वह विधि जिसमें कोशिकाओं या ऊतकों के संवर्धन द्वारा पादप प्राप्त किए जाते हैं कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहलाती है? सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। सूक्ष्म प्रवर्धन में कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों के संवर्धन द्वारा उच्च मात्रा में तीव्र दर से पादप प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहे कि लैंगिक जनन द्वारा निर्मित संतति अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीव से बहुत अधिक भिन्नता दर्शाती है क्योंकि। यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन दोस्तों ये क्या होता है कि ये इसमें दो जीव मिलकर जनन करते हैं और अलैंगिक जनन में ठीक है ये खुद अपने ही क्या करता है? जनन करता है। इसमें लैंगिक जनन में कह सकते हैं कि इसमें दो जीवों की आवश्यकता पड़ती है यानी दो जनकों की आवश्यकता पड़ती है। अलैंगिक जनन में क्या होती है? एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे बी वाला कि जनकों के युग्मकों के आनुवंशिक संगठन में गुणात्मक भिन्नता होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कायिक अवस्था क्या कहलाती है। कायिक अवस्था क्या कहलाती है? तो कायिक अवस्था हम लोग का किशोरावस्था को कायिक अवस्था या हम लोग को पुनर्जन्म पूर्व या कायिक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न पे
दोस्तों यहाँ पे एक और प्रश्न है कि 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप कौन सा है। तो ये आप लोग का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 वर्ष में कौन सा एक मतलब पादप है जो फूल उत्पन्न करता है। तो ये नीला कुरेंजी है दोस्तों। क्या है? नीला कुरेंजी। ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलेंगे अब अगला प्रश्न पे। कौन सी जंतु में मध्य चक्र वर्ष में कई बार होता है। कौन से जंतु में मध्य चक्र में कई बार होता है। तो देखेंगे दोस्तों, तो ये होता है चूहों में। क्या होता है? चूहा में। चूहा में वर्ष में अनेक बार मध्य चक्र उत्पन्न होता है, अतः यह इसको हम लोग पॉलीस्ट्रस जंतु कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि निम्न में से एक लिंगी जीव नहीं है। कौन सा इसमें से एक लिंगी जीव देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो एक लिंगी जीव इसमें से देखेंगे आप लोग का जोंक नहीं है। जोंक एक उभयलिंगी जीव है जिसमें नर और मादा दोनों है ना जननांग पाए जाते हैं। कंगारू भी आप लोगों का क्या है? एक लिंगी है ना। यहाँ पे सर्प है, कीवी है, लेकिन ये द्विलिंगी है। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे। देखेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। मानव में पाए जाते हैं, ठीक है, या केजुराइना में पाया जाता है, जिया मेज में पाया जाता है, ठीक है, या आपियोग्लोसम फर्न में पाए जाते हैं। तो ये आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, जिसमें आप लोग का 1260 से 630 जोड़ी गुणसूत्र यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, फर्न में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों को, चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। मादा युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखें, कह रहा है कि चावल के एक पादप के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र हैं। ठीक है, मादा युग्मनज एवं बीज की कोशिकाओं में क्रमशः गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जब 12 गुणसूत्र होंगे, तो जबकि निषेचन के पश्चात युग्मनज एवं बीज गुणसूत्र क्या होगा? 24 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। जब युग्मनज बनेगा तो इसका डबल हो जाते हैं दोस्तों, दोनों मिल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगला प्रश्न पे। सहवाल अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? तो ये होते हैं दोस्तों चल बीजाणु के द्वारा करते हैं। चल बीजाणु के द्वारा क्या करते हैं? सहवाल जनन करते हैं। ठीक है दोस्त, चलेंगे अगला प्रश्न पे। सहवालों के लैंगिक जनन में किस प्रकार के जनन को सबसे आरंभिक माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों आप लोगों का समयुग्मकी। क्या माना जाता है? समयुग्मकी आरंभिक माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्त आपकी स्क्रीन पर कि पुष्पीय पादपों में निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन होती है। पुष्पीय पादपों में निम्न में से कौन सी घटना पश्च निषेचन घटना होती है? तो ये होती है दोस्तों आप लोगों का भ्रूण का विकास। क्या होता है? भ्रूण का विकास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता है तो क्या होता है दोस्तों अनिषेक जनन? तो इसमें मधुमक्खियों में होता है, टर्की में होता है, या हम लोग का दोनों में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप लोग का ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोनों में होता है, मधुमक्खियों में भी होता है और टर्की में भी होता है। तो दोस्तों ये रहे आप लोगों का जीवों में जनन से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगला चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।